नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे जनगणना 2011 की लगी हुई। अभी 21 की जनगणना आई नहीं है, तो हम लोगों को 11 की जनगणना पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज जनगणना के टॉपिक पे। और सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। भारत की जनगणना से पहले यदि हम देखें तो विश्व की जनगणना जानना है, क्योंकि आप लोगों के कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को स्वीडन लगाना है। कौन सा देश विश्व में, आधुनिक विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने वाला देश था? तो स्वीडन था। कब था? 1749 में था। 1790 की बात करते हैं तो 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? अमेरिका ने 10वीं जनगणना की शुरुआत सबसे पहले की 1872 में। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड मेयो के। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब था? सन 1872 ईस्वी में। 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। किसके काल में शुरुआत की गई थी? लॉर्ड रिपन के काल में शुरुआत की गई थी रेगुलर जनगणना कराने की। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। याद रखिएगा, उस समय यदि जनगणना की बात करें तो जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक, तो याद रखिएगा कि R.A. गोपाल स्वामी थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो याद रखिएगा, किसके? जनगणना संगठन किसके अधीन कार्य करता है? आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? जिसके इसके सीनियर जो IAS ऑफिसर होते हैं वो कौन होंगे? वो जनगणना आयुक्त कहलाते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की यदि हम बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की आपकी यह 7वीं जनगणना है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2011 के जनगणना का शुभांकर की बात करते हैं तो शुभांकर, यह मैस्कट की बात करते हैं तो ये कौन सा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत की जनगणना के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, 2021 की 16वीं जनगणना जो होने वाली है, जो 16वीं जनगणना होने वाली है, उसके जनगणना आयुक्त कौन होंगे? श्री विवेक जोशी जी हैं। कौन है? वर्तमान में विवेक जोशी जी है। आदर्श वाक्य क्या है इसकी? जन भागीदारी में जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जो हमारा आदर्श वाक्य है वो ये है हम लोगों का 2021 की जनगणना का। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? आप काउंट कर लीजिएगा, ये भारत की कुल जनसंख्या है। याद रखिएगा, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कितनी है? 17.5% है। पुरुषों की संख्या इसमें 51.47%, महिलाओं की संख्या 48.53% है। भारत 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10वीं वृद्धि की बात करें, इन 10 वर्षों में, क्योंकि आपके 1 की जनगणना हुई फिर 11 की जनगणना हुई, तो 10 वर्षों में 10 की वृद्धि कितनी हो
रही है 17.7% 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 1911 से लेकर 1921 ईस्वी के दौर को भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि का ऋणात्मक 10 की वृद्धि कैसी रही है 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई, अर्थात इसे भारत के इतिहास भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ है, या जो कांड हुआ था जो ऋणात्मक हुई हमारी। और इसका मुख्य कारण क्या था कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस समय लगी जिसके कारण हमारी जनसंख्या की 10 की वृद्धि माइनस में हो गई थी। इसी कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि 1921 को हम लोग महान विभाजक वर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि 1911 से लेकर 21 के बीच में हमारी 10 की वृद्धि माइनस में गई थी और 1921 की जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या आपकी कितनी है 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या आपकी 68.8% है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो हमने 2045 रखा था उसे बढ़ाकर हमने क्या कर दिया है 2070 कर दिया है। किसके लिए? जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 45 लक्ष्य था, हमने इसको बढ़ाकर 70 कर दिया। अब याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब राज्यों की बात करें, राज्य स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये राज्य स्तर की बात है। और राज्य स्तर में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। और न्यूनतम जनसंख्या अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य स्तर पर न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम और मिजोरम की। किसकी? सिक्किम और मिजोरम की। यहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात करते हैं तो अधिकतम सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता है दिल्ली में है और न्यूनतम जनसंख्या आपके लक्षद्वीप में है। कहां पर है न्यूनतम जनसंख्या? आपके लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य, याद रखिएगा ये राज्यों की बात है तो सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला आपका मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है। 10 की वृद्धि कितनी हुई? 27.9%, 27.9%। और अरुणाचल प्रदेश की 10 की वृद्धि 26 रही है। ठीक है, न्यूनतम आपकी नागालैंड की रही है। ये ऐसा हुआ है कि नागालैंड में माइनस में आपकी 10 की वृद्धि गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो 10 सर्वाधिक 10 की वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नागर हवेली 55.9% और न्यूनतम 10 की वृद्धि लक्षद्वीप की रही है। कितनी? 6.3%, 6.3%। नेक्स्ट पे आते हैं जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जनसंख्या घनत्व। अच्छा, जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए हमें प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जब बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि आपका कितने औसत 1 किलोमीटर में, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा क्षेत्र है और 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उससे उसका औसत निकालते हैं। और भारत के जो जनसंख्या घनत्व है, जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में पूरा क्षेत्र लिया गया है और उन पूरे क्षेत्रों में से पूरे लोगों को डिवाइड करके उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व निकाला गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है? बिहार है। बिहार में कितना है? 1106। फिर इसके बाद है पश्चिम बंगाल, आपका 1028 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश 17। उसके बाद मिजोरम 52 लोग निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो निश्चित रूप से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, जिसमें 1 किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम देखें तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार, जिसके 1 किलोमीटर में 46 लोग निवास करते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या है? तो 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां हैं उनको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात क्या है? तो भारत का लिंगानुपात की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियां हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो ये सर्वाधिक राज्यों की बात हो रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरला में है, फिर इसके बाद तमिलनाडु में। केरला में क्या है? 1084 बच्चियां हैं और तमिलनाडु में 996 लड़कियां हैं। ठीक है, यहीं पर न्यूनतम यदि लड़कियों की संख्या देखी जाए तो यहां पर न्यूनतम कितनी है? आपकी हरियाणा में 879 है। कितनी है? 1000 लड़कों में 879 हैं। तो कितने बालक अविवाहित होने वाले हैं ये अनुमान लगा लीजिए अपना। ठीक है, लड़कियां नहीं रहेंगी तो विवाह कैसे करोगे? भैंसिया से। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य, किस यूटी में है? तो वो कहां पर है? आपका पुदुचेरी है। पुदुचेरी में कितना है? 1037 है। और न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है? देखिए, आपको भी पीछे, राज्यों को भी पीछे छोड़ के चला गया। दमन द्वीप 618, यहां पर 1000 पुरुषों पे केवल 618 स्त्रियां ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का होता है। ठीक है, 1000 बालकों में कितनी बालिकाओं की संख्या है उसको हम शिशु लिंगानुपात से मापते हैं। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों के अनुसार है। ये राज्य हैं, राज्य के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक लिंगानुपात 972 लड़कियां हैं 1000 बच्चों में। ठीक है, कई बच्चे ही अभी से कुंवारे बेचारे अपने आप को ही कुंवारा महसूस कर लें। ठीक है, इसके बाद मिजोरम है 970 है। ठीक है, न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करें राज्यों के अनुसार तो हरियाणा है 834, पंजाब है 846। तो निश्चित रूप से एक राज्य से दूसरी राज्य में ही शिफ्ट करना पड़ेगा बहुत लोगों को। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक लिंगानुपात है कितना? 968। न्यूनतम लिंगानुपात किस यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में है 871। कितना है? 871। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, लगभग 90%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, 62.2%। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपकी दिल्ली है 97.5% और न्यूनतम शहरी जनसंख्या आपकी कहां पर है? अंडमान निकोबार, या न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में 37.7%। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितनी है? 20.14 करोड़। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत, याद रखिएगा, प्रतिशत वाला राज्य यदि देखते हैं तो वो कौन है? पंजाब है 31.9%। यहां पर जनसंख्या ज्यादा है और यहां पर
प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? एसटी जनजातियों का अगर हम देखें तो यहां पर ट्राइब की बात कर रहे हैं तो यहां पर लक्षद्वीप हो जाएगा 94.8%। यहां लगभग मैक्सिमम लोग ट्राइब्स ही रहते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी भी प्रकार की अनुसूचित जाति अर्थात एससी निवास नहीं करते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी भी प्रकार आप एससी ट्राइब पे मत जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करते हैं। कोई भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी कोई भी अनुसूचित जनजाति या एसटी निवास नहीं करती हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अभी आप लोगों का ये जो क्लास था ये आप लोगों की जनगणना से रिलेटेड क्लास थी। हम लोगों ने जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद अब जनगणना के क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास पे आप लोगों से।